हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2019 के थर्ड पेपर की। और इस थर्ड पेपर जो मेंस का थर्ड पेपर है, इसमें 3 मार्कर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 15 क्वेश्चंस जो थे ये क्या क्या है। तो फर्स्ट जो पोर्शन होता है ये साइंस का होता है और सेकंड जो होता है वो इकोनॉमिक्स का है। और इस बार के साइंस के पेपर की खास बात ये थी कि इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो हम सॉल्व करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस को। ये सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आया था, इसके बाद हम इसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन था जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। सेकेंड क्वेश्चन, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम वजन रखकर चल रहा है, कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। थर्ड क्वेश्चन, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। फोर्थ क्वेश्चन, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य रुपये 540 था। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा। खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। सिक्स्थ क्वेश्चन, संबलम के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन, पाई चार्ट क्या है। एट्थ क्वेश्चन, एक वित्तीय घड़ी का मिनट का कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है, उसे 1 घंटे में वित्तीय बिंदु तक केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। 10th क्वेश्चन, परजीवी जंतु के बारे में टिप्पणी। 11th क्वेश्चन, ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियां और मुद्दे। 12th क्वेश्चन, मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है। 13th क्वेश्चन, जैवोपचारण क्या है, बायोरेमिडिएशन। 14th क्वेश्चन, वेंकट रमन रामाकृष्णन। और 15th क्वेश्चन, जैव आवर्धन। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। सब इनके आंसर्स देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम CaSO4 कॉपर सल्फेट 2H2O बनता है और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ वाटर, देन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे CaSO4 2H2O जिप्सम। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लाइफ अपने जीवन में एग्जाम्पल्स में देखते ही रहते हैं, जैसे पीओपी जिसे कहा जाता है। पीओपी पे पहले भी मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें कि हम घर में डिज़ाइंस वगैरह के लिए जो छत पे पीओपी डिज़ाइंस होती हैं उनमें हम इसको यूटिलाइज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये फिजिक्स का है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम वजन रखकर चल रहा है, कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड अब यहाँ बात की जाए तो कार्य का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कुली चल रहा है तो ये विस्थापन में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब इसमें W इक्वल टू F इंटू एस, एफ क्या हो गया फोर्स हो गया, एस क्या हो गया यहाँ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कॉस 90 डिग्री आ गया और वैल्यू 0 हुई, तो वर्क जितना टोटल लगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका 0। नाउ थर्ड क्वेश्चन, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। ओके, तो जलकुंभी में जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं एरेन्काइमा टिश्यूज में, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर कैविटीज यानी वायु गुहिका बन जाती है और इसी वजह से उसमें एयर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से जलकुंभी के जो पत्ते होते हैं वो, ये जलकुंभी का जो पेड़ है वो क्या होता है, जल में तैरता रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन न्यूमेरिकल, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ P से डिनोट किया है। हमें एक यहाँ पे डाटा पता है कि संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.62। ओके, तो यहाँ हम पे प्रोबेबिलिटी रेशमा की जीत बराबर प्रोबेबिलिटी संगीता नहीं जीत सकती। ओके, जब ये
इसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 माइनस पी संगीता जीत सकती है और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.62 इक्वल टू 0.38 हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका सिंपल मैथ्स था जिसमें था खिलौना कार्य का जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो एसपी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 540। ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है उस दुकानदार को। अब खिलौने का क्रय मूल्य क्या था यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था सीपी था वो क्या था। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे पहले तो हम यहाँ पी की वैल्यू निकाल देंगे। पी क्या है 20% इंटू सी है। ओके, तो 20/100 इंटू एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर x/5 आ गया हमारा प्रॉफिट और एसपी बराबर हो गया सीपी प्लस उसका प्रॉफिट। तो 540 हमें एसपी पता है इक्वल टू एक्स प्लस x/5 और x की वैल्यू फाइनली हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पर। ये पूरा सॉल्यूशन इजी है जो हम 6th-7th में करते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 450। ओके, आंसर कितना हो जाएगा 450। नाउ नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन भी था ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 480 हमें पूरा इसका क्षेत्रफल पता है इक्वल टू 20 प्लस x/2 इंटू 15 हो जाएगा। ओके, 15 क्या है यहाँ पे हाइट है, क्लियर, और हमें एक समानांतर भुजा की लंबाई पता करनी है। अब वही मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकल आएगी 44 m और ये हमारा 44 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था पाई चार्ट क्या है, हमें इसके डेफिनेशन बताना था। पाई चार्ट एक वित्तीय सांख्यिकी ग्राफ है जिसमें संपूर्ण आंकड़े और उसके संपूर्ण आंकड़े यानी जो डाटा होता है और उसके भागों ऑब्लिक विभिन्न मदों के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। आपको पता है कि स्टैट्स में हम ये करते हैं, जो हमारा वित्तीय ये ग्राफ बनता है और इसमें हम टोटल से क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम के परसेंटेज की वैल्यू उसको वहाँ पे निकालते हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था 1.8, एक वित्तीय घड़ी या मिनट का काटा। ओके, इस आंसर को मैं यहाँ ड्रॉप कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति यानी आईपीआर जो है उस आईपीआर के पार्ट्स के नेम लिखने थे। हमको पता है यहाँ पे कॉपीराइट, पेटेंट, ओके, उसके अलावा ट्रेडमार्क, ठीक, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स और ट्रेड सीक्रेट्स, ये मेन है जो कि आईपीआर के पार्ट्स हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, परजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए में हम क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी की हेल्प से हेरफेर करके क्या करते हैं एक नए प्रकार के जीन का फॉर्म करते हैं और उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो जीव तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, परजीवी यानी ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं। डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस जीन को आरडीटी की हेल्प से क्या किया हमने कट किया और कट करके वहाँ पे हमने डिजायर्ड मॉडिफाइड जीन्स का जो एक पूरा कोड था ट्रिपलेट उसको हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो नए जीन्स बनेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे डिजायर्ड जीन्स को रिप्रेजेंट करेगा वो जीव और इसे ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे, है ना। किस तरीके की, जैसे आजकल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है इसका, काफ़ी मात्रा में जो जीव जंतु होते हैं उनमें यदि मीट प्रोडक्शन करना है हमें, ठीक है, ऊन का मात्रा बढ़ाना है, मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा, काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियाँ और मुद्दे। अब इसमें एक शॉर्ट टिप्पणी लिखनी थी कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है एनर्जी मैनेजमेंट का। तो ऊर्जा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, ऊर्जा संसाधनों का समुचित दोहन करना यानी कि सतत विकास करना, जिसमें मुख्य चुनौती क्या होती है कि वर्तमान में जो प्रदूषण है उसका नियंत्रण करें, टेक्निकल स्किल्स हो हमारे पास, ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनका समुचित दोहन करने की व्यवस्था हो। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला रूप जो होता है वो ऊर्जा के प्रबंधन की मुख्य चुनौतियाँ होती हैं और वही मुद्दे होते हैं। नाउ नेक्स्ट है मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है। यहाँ पे
सेप्टिक टैंक से निकले कचरे को अन्य जल स्रोतों से मिलने से रोकने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली द्वारा इनका संग्रह करना, परिवहन करके इनका ट्रीटमेंट करना और तकनीकी तौर पर नगरीय निकायों की सहायता से इस अपशिष्ट का पूरी तरह से निपटान करना, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता है? मल कीचड़ प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, खासकर नगरीकृत व्यवस्था जो होती है, अर्बनाइजेशन जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी मात्रा में देखी जाती हैं। वहाँ पर इस तरह का ट्रीटमेंट करके काफ़ी बड़ी मात्रा में वाटर कंटेमिनेशन को रोका जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है जैवोपचारण यानी बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन क्या है? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, अपघटित कराएंगे, जिससे वो अपने बाई प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। और जब वो बाई प्रोडक्ट्स में टूटेगा तो वो कम टॉक्सिक होगा और ये पूरी मैकेनिज्म जो रहेगी ये बायोरेमेडिएशन कहलाएगी। ओके, 14th क्वेश्चन है वेंकटरमन रामाकृष्णन। वेंकटरमन रामाकृष्णन के बारे में, ये एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इनको रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ मिला और ये प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और हम सभी जानते हैं एक हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन, ये वेंकटरमन रामाकृष्णन इन्हीं सीवी रमन के बेटे हैं। लेकिन ये लिखना आंसर 3 मार्कर का पार्ट नहीं है कि किसके बेटे हैं। इनकी खुद की पहचान है, नोबेल प्राइज़ विनर है, तो हम बाकी चीज़ें लिख सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन था 15th क्वेश्चन, जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। विषाक्त पदार्थों का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सांद्रण का बढ़ना तथा जैव अपघटनीय न होना और सर्वोच्च स्तर पर सर्वाधिक सांद्रण मात्रा का होना जैव आवर्धन कहलाता है। इन शॉर्ट, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या है? हम जानते हैं कि हमारे यहाँ फूड चेन में क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल जो रहता है ना, उससे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इस तरह करते करते हम हाईएस्ट सर्वोच्च पे टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो टॉक्सिक यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी लेवल पे उनका डिग्रेडेशन नहीं होता और वो कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं, उनकी सांद्रण की मात्रा हर पोषण स्तर में बढ़ते हुए बढ़ती जाती है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो खेतों की फसल में डीडीटी डाला जाता है, ओके, कीटनाशक, वो डीडीटी हर एक स्तर से, पोषण स्तर से गुजरता हुआ हमारी सर्वोच्च जो सर्वोच्च टॉप कार्निवेरस है जो है, जैसे कि चील है ना, उस तक पहुंचता है। अब आजकल चील या फिर गिद्ध तक पहुंचता है, गिद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं। और वल्चर जो है, ये जो गिद्ध है आजकल देखना ही बंद हो गया, क्यों? क्योंकि ये डीडीटी की मात्रा फाइनली जब इस लास्ट लेवल पे पहुंचती है और वो डिग्रेड नहीं होती, तो वहाँ पे जा कर के ऐसे जीवों की जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनती है। और इसी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ते रहना, उनका अपघटन न होना ही क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन यानी जैवावर्धन। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको एक हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग को बेहतर तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में ढाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।